तो हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। जो अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ थोरेक्स कंप्लीट कर लिया है, सरफेस लैंडमार्क खत्म कर लिए हैं, बोनी लैंडमार्क खत्म कर लिए हैं, सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क, लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन, स्केलेटल ऑफ थोरेक्स हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक केज और शेप ऑफ थोरेसिक केज इन्फेंट और एडल्ट को देख चुके थे। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है इस टॉपिक में, वो है थोरेक्स ओपनिंग या एपर्चर। क्लियर, जिसमें सबसे पहले आज की वीडियो में हम सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपका विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया का चैप्टर 1 थोरेसिक एनाटॉमी का कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है जो डायग्राम, उसमें आप ये नोटिस करते हैं कि सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिस एरिया को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये है आपका सुपीरियर एपर्चर। ये जो ओपनिंग है, यहाँ से कोई चीज अंदर जा सकती है, एक्सटेंड होकर यहाँ से कोई चीज बाहर आ सकती है, इतना एरिया है ये। ठीक है, तो सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर, या जिसको हम थोरेसिक इनलेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरेसिक इनलेट, क्योंकि क्लिनिशियन इसको आउटलेट बोलते हैं। जितना, जैसा कि हमने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जब आउटलेट से आपके दिमाग में कई बार नीचे वाला पोर्शन आता है, लेकिन ये याद रखना है कंफ्यूजन, कि सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर एनाटॉमिकली नोन एज थोरेसिक इनलेट। तो हम तो एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं इसलिए, लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे या सर्जरी वगैरह की बुक में इस पोर्शन को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये कैसे लिखा हुआ है? थोरेसिक आउटलेट। इट इज अ स्मॉल किडनी शेप्ड ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द रिब केज। देख ही रहे हो तुम कि इसका जो शेप है वो कैसा हो गया, ऐसे। इस तरफ वर्टिकल कॉलम आ गया, इधर स्टर्नम आ गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? किडनी फॉर्म, अगर इसको पूरे को हम ऐसे कवर करें। ठीक है, इट सर्व्स एज द वाइटल हाईवे बिटवीन नेक एंड चेस्ट। हाईवे क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी ट्रैकिया, आपका ईसोफेगस सब नीचे की तरफ जाता है, लेकिन एओर्टा से ब्लड वेसल्स और वेन्स वगैरह कहाँ जाती हैं? ब्रेन की तरफ। ठीक है, अनलाइक द इंफीरियर एपर्चर, इट इज सील्ड बाई डायफ्राम। डायफ्राम मतलब कोई भी कवरिंग, है ना? तो हमको पता है इंफीरियर एपर्चर किससे कवर रहता था हमारा? नीचे की तरफ कौन सी मसल थी यहाँ पर? डायफ्राम। क्लियर? सुपीरियर एपर्चर इज अ पैसेज थ्रू द जोन वेयर स्ट्रक्चर्स आर ओनली पार्शियली प्रोटेक्टेड। पार्शियली प्रोटेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि हमने देखा था कि इंफीरियर एपर्चर पे कंप्लीटली हमारी एक मसल थी जिसका नाम था डायफ्राम। इस पूरे एरिया को कवर करके रखती थी, और इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स थी, 3 मेजर ओपनिंग्स थी, राइट? लेकिन यहां पर अगर आप ऊपर देखें, तो ऊपर ये जो ओपनिंग है ये पार्शियली कवर्ड है, मतलब कॉर्नर से ऐसे। ठीक है, मैंने जितना कवर्ड एरिया किया ये, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो बिल्कुल फ्री है, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? पार्शियली प्रोटेक्टेड है, जबकि नीचे वाला जो है हमारा आउटलेट, है ना, या एनाटॉमी की भाषा में बात करें, थोरेसिक आउटलेट जो है हमारा एनाटॉमिकल वाला, क्लिनिकल वाला नहीं, तो वो नीचे की तरफ होता है, या मैं सकता हूँ इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर, उस पर कंप्लीटली कवर रहता है वो डायफ्राम से। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, और बाय नेचर ये क्या है? इट इज अ फेशियल लेयर, जिसको हम बोलते हैं सिब्सन फेशिया। क्या नाम है इस लेयर का? सिब्सन फेशिया या सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि यहां पर इस लोकेशन पर दोनों जगह पर हमारे लंग्स का अपेक्स वाला पार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है, और आपको पता है लंग्स की कवरिंग का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का सुपीरियर हिस्सा इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसीलिए सिब्सन फेशिया बोल दो या सुप्रा प्लूरल फेशिया इसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर फिल्ड बाय डायफ्राम, सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर डीप नेक एंड अपर लिम्ब कंटिन्यूस करता है ये एरिया, और इट इज कवर्ड बाय, ये एरिया जो है ये कवर रहता है दोनों तरफ से किससे? सिब्सन फेशियस। क्लियर? चलिए, अब हमें इस एरिया का बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन या शेप देखें, तो रिनीफॉर्म या किडनी शेप होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका जो शेप है ये कैसा हो गया? किडनी शेप, है ना? ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है? 4.5 इंच। ये जो डायमीटर है इसका, ये कितना हो गया? 4.5 इंच। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कितना हो गया? मतलब आगे से पीछे की तरफ का डायमीटर, ये वाला कितना हो गया? 2.5। क्लियर? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो पोस्टीरियरली कौन इसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है?
T1 वर्टिब्रे, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर में आ रहा है T1 वर्टिब्रे, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट रिब अटैच हो रही है लेटरली, फर्स्ट रिब पेयर दोनों तरफ जाएगी, ठीक है। और उसका कोस्टल कार्टिलेज, ये ब्लू वाला पोर्शन को क्या है, कोस्टल कार्टिलेज। आगे जाके ये किस पर अटैच हो रहा है, मेनुब्रियम पर। तो एंटीरियर कौन बना रहा है, सुपीरियर ऑर्डर ऑफ मेनुब्रियम, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम, और हम इसको ही बोलते हैं क्या, टॉप ऑफ द स्टर्नम। तो इस तरीके से बाउंड्री में आपको ये तीन चीजें पता चल गई कि पोस्टीरियरली T1 वर्टिब्रे यूज हो रहा है, लेटरली रिब्स दोनों तरफ से। यहाँ पे भी आप इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये रिब्स हो गई, ये वर्टिब्रे हो गया, और ये मेनुब्रियम हो गया। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एनाटॉमिकल फीचर देखनी है कि यहाँ पर जो T1 की पोजीशन है और ये मेनुब्रियम की पोजीशन है, इन दोनों में एक एंगल है, मतलब ये ऊपर नीचे है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो अपर्चर है ये ऐसे ना होकर लिटिल बिट तिरछा है, ऐसे है, ठीक है। तो ये टिल्टिंग जो है, तो अपर्चर इज टिल्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये तो आपको दिख ही रहा है, आगे की तरफ और नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स द टॉप ऑफ योर स्टर्नम इज एक्चुअली एट लेवल विद T2 और T3 वर्टिब्रे, नॉट T1। अब यहां से स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी तो ये कहां से पास होगी, T2 से, ठीक है। तो अपर एंड ऑफ एंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंच बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री। सिंपल सी बात है, हमने इसके तीन बाउंड्री देखी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, लेकिन एंटीरियर बाउंड्री जो है वो पोस्टीरियर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे होती है। इसको इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि अगर मैं मेनुब्रियम स्टर्नाई, ये जो है मेनुब्रियम स्टर्नाई से सीधी लाइन खींचता हूं तो वो कहां से पास हो रही है, T3 वर्टिब्रे से। अगर ये प्लेन होता तो कहां से पास होती, T1 से। तो T1 से पास होने के लिए जब मैं लाइन खींचता हूं तो वो कितने डिग्री का डायग्राम, वो एंगल बताता है, 45 डिग्री का। और जब मैं इस डिस्टेंस को नापता हूं तो ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच बोल दो या 3 पॉइंट। तो ये जो एंगल है ये मेन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देयरफॉर प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट स्लोप डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड विद एन ऑब्लिक्विटी ऑफ अबाउट 45%। तो ये कंप्लीट एक जैसा सरफेस नहीं है, कैसा है, ये टिल्टेड है पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द थोरेसिक इनलेट, the tip of your lungs and the apex actually pokes up above the level of first rib into the neck is protected by Simpson fascia। ये बात कैसे समझ सकते हैं हम, कि मान लीजिए ये इस तरीके से था, ठीक है। अब इसके अंदर लंग्स रखे हुए हैं, अब लंग्स की लेंथ ज्यादा है ऊपर की तरफ, है ना, और ये पीछे से तो सरफेस कवर हो रहा है लेकिन एंटीरियरली ये डाउनवर्ड चला गया। होना ये कैसा चाहिए था, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, तो लंग्स पूरी तरीके से कवर होते। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो लंग्स का सुपीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है। अब अगर ये बाहर की तरफ निकलेगा तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बात निकल रही है, ब्रेकियल प्लेक्सस यानी अपने हाथ की पूरी नर्व सप्लाई, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, ये तीन चीजें बिल्कुल, यानी न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम, पूरे हाथ का जो लिविंग सिस्टम है उसको सप्लाई करने के लिए नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है, वो सब यहीं से पास होती है। और इस पे ऊपर से एक और लोकेशन है सर्वाइकल रीजन, किसका, प्लूरा का, ये जो ब्राउन कलर से दिख रहा है ये भी यहीं से निकला हुआ है। तो अब ये तो एकदम स्किन के नीचे आ जाता तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो भगवान ने क्या किया भाई कि इस पे एक कवर लगा दिया ऊपर से, इसको एक प्रोटेक्शन दे दिया, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसका नाम है सिम्पसन फेशिया, जो इस एरिया को पूरे को कवर करके रखता है, ठीक है, और डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो आप दोनों तरफ देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ टेंट की स्टाइल, जैसे टेंट लगा रहता है ना, ऐसे दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, सिम्पसन फेशिया, ठीक। और इस सिम्पसन फेशिया के नीचे ये सारे स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक। लेकिन इस प्रोटेक्शन में एक ये भी है कि अगर मान लो कोई भी रूट ऑफ नेक की सर्जरी कर रहा है कोई सर्जन, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर पास होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि सर्जन मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन द रूट ऑफ द नेक to avoid puncturing of the fascia which would cause lungs to collapse or cause pneumothorax। क्लियर, न्यूमो माने एयर, तो अगर लंग्स का ये प्लूरा रप्चर हो जाए तो बाहर से एयर अंदर चली जाएगी, तो जो इंटरनल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर वो इक्वल हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, लंग्स आपके पिचक जाएंगे, इसको होते हैं न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, तो कोलैप्स कर जाएगा लंग, ठीक। अब
बात करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा देखते हैं सुप्रा प्लूरल फेशिया या सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्शन फेशिया, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हम डायफ्राम ऑफ द, क्योंकि डायफ्राम का मतलब क्या था, नीचे की तरफ भी कवरिंग ऊपर की तरफ भी कवरिंग। तो डायफ्राम मतलब इसको डायफ्राम बोल सकते हैं, लेकिन डायफ्राम नहीं, डायफ्राम हमेशा नीचे की तरफ होता है, यानी इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर पे होता है, लेकिन इसको ऊपर का डायफ्राम बोल सकते हैं। और ये इनकम्प्लीट है, जबकि वो कैसा होता था, कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी C7 वर्टिब्रे है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से, है ना, पीछे की तरफ क्या होती है, स्पाइनस प्रोसेस, और साइड में होती है दो ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये अटैच रहता है, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे इंटरनल बॉर्डर ऑफ आपके फर्स्ट रिब, क्लियर। और ऐसे ये टेंट क्या है, ट्रायंगुलर कवर करता है, लेकिन देखिए पूरा कवर नहीं कर रहा। अगर आप इस एरिया को देखेंगे जहां पे पॉइंटेड एरिया, ये वो एरिया है जो खाली एरिया है जहां से कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो वाइल द डायफ्राम एक्ट एज अ फ्लोर ऑफ द थॉरेक्स, सिप्सन फेशिया नोन एज द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन सर्व एज द पार्शियल रूफ। पार्शियल वर्ड यहां लिखा गया है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली कवर नहीं करता, जबकि डायफ्राम नीचे से पूरा। तो आप मान लीजिए कि आपका थॉरेक्स एक पूरा बॉक्स है, तो बॉक्स में जो नीचे वाला सरफेस है, यानी जो इसका फ्लोर है, वो कौन बना रहा है, आपका डायफ्राम। और ऊपर वाला कौन बना रहा है, रूफ को कौन बनाएगा, सिप्सन फेशिया। लेकिन यहाँ डिफरेंस बात ये याद रखनी है कि सिप्सन फेशिया पार्शियल या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इट इज अ डेंस ट्रायंगुलर शीट ऑफ फेशिया दैट कवर्स द अपेक्स और टॉप ऑफ ईच लंग्स, क्योंकि इसके नीचे ही आपके क्या मिलेंगे, लंग्स, ठीक। इट लाइज डायरेक्टली ओवर द सर्वाइकल प्लूरा which is the dome shaped layer of pleura that pokes up into the neck about 2 to 3 centimeter above the first rib। 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निकला रहता है। वो डिफरेंस किस वजह से था, क्योंकि ऑब्लिक है ना, सुपीरियर अपर्चर एकदम हॉरिजॉन्टल ना होके कैसा है, ऑब्लिक है। तो सर्वाइकल प्लूरा आपको पता है, दो प्लूरल की जो कवरिंग है, जब हम लंग्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में सर्वाइकल प्लूरा हम किस लोकेशन को बोलते हैं। अभी के लिए समझिए कि अगर लंग एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका जो टिप वाला है, अपेक्स वाला पोर्शन है, और ये हो गया बेस वाला, इसके ऊपर जो डबल मेम्ब्रेनस लेयर है उसी को हम बोल रहे हैं सर्वाइकल प्लूरा। सिंस द सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर इज एन ओपन गेटवे, द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस पास थ्रू इट, एंड सिप्सन फेशिया डज नॉट कवर द एंटायर ओपनिंग। इंस्टेड इट पार्टीशन द इनलेट इनटू टू लेटरल हाफ टू प्रोटेक्ट द लंग्स। तो क्लियर समझ में आ गया कि इस तरफ से भी ये जुड़ेगा, ठीक है, और इस तरफ से भी। तो यहाँ पे दो लेटरल हाफ में डायफ्राम डिवाइड हो गया है, और बीच में ये जो एरिया है, यहाँ से आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, ईसोफेगस, और उसके आगे की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, आपका ट्रैकिया। पीछे हो गया ईसोफेगस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखेंगे कि ये सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्सन फेशिया है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, क्या जरूरत है इसकी। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसके दो फंक्शन आप याद रखिए लिखने के लिए एग्जाम में। पहला है इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सर्वाइकल प्लूरा, है ना। सर्वाइकल प्लूरा किसके ऊपर होता था, आपके लंग्स की कवरिंग है, beneath which lies the apex of the lung। तो आपके लंग्स का जो अपेक्स पोर्शन है वो इस प्लूरा से कवर रहता है, और इस प्लूरा को प्रोटेक्ट करता है आपका सिप्सन फेशिया या सुप्रा प्लूरल, यानी सुपीरियर टू द प्लूरा। It resists the intrathoracic pressure during respiration. As a result of this, root of neck is not puffed up and down during respiration, ठीक है। तो ये जो अंदर का थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा जब, तो जाहिर सी बात है कि ये लंग्स एक्सपेंड होंगे। लंग्स एक्सपेंड होंगे तो उसका जो अपेक्स पार्ट है वो यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो टाइट मेम्ब्रेन है ये इसको कंप्रेस करके रखता है इस एरिया को। अदरवाइज क्या होता, जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग के अंदर, जब फ्रॉग, मान लीजिए ये फ्रॉग है और ये फ्रॉग का माउथ है, राइट। तो जब फ्रॉग एयर को अंदर लेता है तो उसका ये वाला पोर्शन क्या होता है, पफ होता है, बाहर की तरफ फूल जाता है। ऐसे हमारी गर्दन की दोनों तरफ के लंग्स के एरिया से ये बाहर की तरफ फूल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको फूलने से बचाने के लिए बाहर की तरफ ये अवेलेबल नहीं है लंग्स, इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसके लिए इसका सबसे मेन काम है इट रेजिस्ट द इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगरवाइज ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए ये फ्रॉग है, फ्रॉग में जैसे होता है जैसे उसके गर्दन के नीचे का जो सरफेस है वो फूल जाता है, वैसे ही हमारे भी नेक के रूट में दोनों तरफ पाउच बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अटैचमेंट एंड रिलेशंस ऑफ सिप्सन फेशिया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जनरली माना गया है कि मॉर्फोलॉजिकली फेशिया इज कंसीडर्ड एज फ्लैटेंड डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ स्केलिनस मिनिमस मसल। स्केलिनस मसल जो होती है वो बेसिकली तीन होती हैं, स्केलिनस एंटीरियर,
स्केलिनस पोस्टीरियर, स्केलिनस मिडिल। लेकिन कुछ लोगों में ये होती है स्केलिनस मिनिमस, सबके अंदर नहीं होती है मसल। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसमें फाइबर दिखाए गए हैं स्केलिनस पोस्टीरियर के। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेरेटस एंटीरियर दिखाया गया इस डायग्राम में, और बाकी और भी दो होती है, पोस्टीरियर के साथ साथ एंटीरियर भी होती है और मिडिल भी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस पे। तो माना जाता है कि जो स्केलिनस मसल मिनिमस है ना, स्केलिनस मिनिमस, इसी की जो फाइब्रस शीट है वो आगे जाके एक्सटेंड कर जाती है। जबकि टेंडन का मतलब क्या है, टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है ना, टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। लेकिन आपको पता है कि मसल की अपनी भी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स होती हैं, तो वही जो कनेक्टिव टिश्यू है मसल का, वही आगे जाके एक्सटेंड करके इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये जो मसल है वो डीजेनरेट हो चुकी है ड्यूरिंग एवोल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ मसल फाइबर कम बचते हैं और क्या बन जाते हैं, टेंडिनस या कनेक्टिव टिश्यू फाइबर ज्यादा बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं अटैचमेंट की। सिम्पसन फेशिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसका जो अपेक्स पार्ट है, वो अटैच होता है किसके साथ, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रे। यहाँ पर ये दिखाया भी गया है डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर अटैच है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7। जो बेस है वो अटैच होता है इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इट्स कॉस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये कौन सी रिब है, ये रिब नंबर 2 है, क्योंकि रिब नंबर 1 काट दी गई है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका इनर बॉर्डर है और ये हो गया आउटर बॉर्डर, तो किससे अटैच रहता है ये, इनर बॉर्डर से। यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पर, और यहाँ पर आगे की तरफ क्या होगा, कॉस्टल कार्टिलेज, तो ये इस पे भी कवर रहेगा, लेकिन पूरे एरिया को कवर नहीं करता, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू सबक्लेवियन वेसल्स। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये इट इज एक्ट लाइक अ कर्टेन, है ना। कर्टेन के नीचे कुछ ऑर्गन है, जो आपको पता है क्या नाम है उस ऑर्गन का, अपेक्स ऑफ द लंग, और लंग्स की जो कवरिंग है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, तो मान लीजिए एक कर्टेन है, कर्टेन के नीचे की तरफ क्या है, ये दो स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन। ठीक है, तो सबक्लेवियन ब्लड वेसल्स कहाँ है, इसके सुपीरियर सरफेस पर, स्टेंट के ऊपर। और टेंट के अंदर क्या छुपा हुआ है, सर्वाइकल प्लूरा और अपेक्स ऑफ द लंग्स। तो ऐसे याद रख सकते हो कि मान लीजिए ये कोई टेंट है ना, टेंट के नीचे तो क्या है आपका लंग्स, और लंग्स की कवरिंग का नाम क्या है, प्लूरा, और टेंट के ऊपर है आपकी ब्लड वेसल्स। तो ये उसका पार्टीशन बना रहा है एक तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन निकालते हैं थोरेसिक इनलेट का, है ना। यहाँ पर हम एक क्रॉस सेक्शन लगाएंगे, ट्रांसफर सेक्शन नेक से, और फिर हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैंने इसको नंबरिंग दे दी है कि टोटल 5 विसरल ऑर्गन्स हैं जो हमें विजिबल होंगे। ठीक है, और उनकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में हम स्टडी करते हैं, जिससे याद रहे। एंटीरियरली हमारा क्या है, हमारे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टर्नम। क्लियर? और इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। अब अगर हम चलें वर्टिब्रा से, यानी बैक साइड से नोटिस करना शुरू करें स्ट्रक्चर्स को, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है आपका ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जस्ट वर्टिब्रल कॉलम के पास, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा आपका, ईसोफेगस। फिर आता है क्या आपका, ट्रेकिया। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर का जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ट्रेकिया। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस फूड पाइप है लोकेटेड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द T1 वर्टिब्रल बॉडी। यहाँ पर आप विजिबल हो सकता है ये चीजें, ये वर्टिब्रल बॉडी है, इसके जस्ट सामने जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस के आगे की तरफ होता है ट्रेकिया, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है आपका एंटीरियर टू द ईसोफेगस। आप देख पा रहे हो ईसोफेगस के एंटीरियर डायरेक्शन में, और ये इनकम्प्लीट रिंग होती है, कंप्लीट नहीं होती। आपको याद होगा कि ट्रेकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है, और पीछे की तरफ होती है ट्रेकियलिस मसल यहाँ पर, जो इसको कोलैप्स होने से बचाता है, ट्रेकिया को, इसका कार्टिलेज और ये मसल। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं आपका एपाइसिस ऑफ द लंग्स। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर से दोनों साइड में लंग्स है, तो उनकी टिप, आपको पता है उनकी टिप को कौन कवर करके रखता था, सिम्पसन फेशिया। तो बेसिकली एक्सटेंड अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, क्योंकि जो हमारे थोरेसिक एपर्चर है सुपीरियर वाला वो थोड़ा टिल्टेड है, तो डिफरेंस इन हाइट की वजह से वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिनको प्रेस करके रखता है कौन, सिम्पसन फेशिया। फोर्थ स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा थाइमस ग्लैंड। सबसे आगे की तरफ ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, थाइमस ग्लैंड। क्लियर? ये हो गई हमारे फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर, दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें 4 स्ट्रक्चर पता चल गए कि यहाँ पर ये 4 स्ट्रक्चर पास होते हैं, और एडल्ट के केस में यहाँ पर क्या मिलेगा, थाइमस ग्लैंड में मिलकर मिलेगा फैट, क्योंकि हमको थाइमस की प्रॉपर्टी पता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो कैसी होती है,
वो एज के साथ साथ डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है आपकी वेस्कुलर स्ट्रक्चर या ब्लड वेसल्स, है ना। फिर देखेंगे हम न्यूरल स्ट्रक्चर या नर्व्स। तो वेस्कुलर स्ट्रक्चर की दो कैटेगरी होती है, या तो आर्टरीज होंगी या वेन होंगी। तो यहाँ पे टोटल 5 आर्टरीज को आपको नोटिस करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, है ना। सबसे पहले कौन सी आती है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो यहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो है आपकी कहाँ पर है, आपको सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी दिख रही है यहाँ पर, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आर्टरी ये दिख रही है। ठीक, तो ये हो गई आपकी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी राइट साइड पे। ठीक है, फिर आती है आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी हो गई, ये लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि अगर मैं इसको मिड लाइन कंसीडर कर रहा हूँ तो मिड लाइन से लेफ्ट और राइट ये हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में सबसे कौन सा हो गया, सेकंड नंबर में इसको दे दूंगा। थर्ड नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, ये है ना, ये थर्ड हो गई सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपके ट्रेकिया के राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो बहुत लार्ज है डायमीटर में, और इधर आपका कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन। फिर आपके फोर्थ नंबर पे आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आपकी कहाँ होगी, सोचिए, जस्ट यहाँ पर आपको ये जगह दिख रही है, ये है आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। को नंबरिंग ही दे देते हैं डायरेक्ट, फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो होती है, आपको पता है राइट और लेफ्ट साइड की, तो ये दो दोनों साइड है ना, एक इस साइड और एक इस साइड। फिर आती है आपकी राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल कहाँ पे मिलेगी आपको, इंटरकोस्टल आर्टरी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, लंग्स के और वर्टिब्रा के बीच में ये जो चार स्ट्रक्चर है, इनमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है फिफ्थ नंबर का, वो ये है। ये भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मिलेगी फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए हमारे। ठीक, तो 5 आर्टरीज की लोकेशन हमको क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है वेन। वेन हमारी टोटल है 3 यहाँ पर। आप नोटिस करिए कि सबसे पहले अपनी राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, तो आपको पता है ये हो गई हमारी राइट साइड, है ना, और ये हो गई लेफ्ट, 1 1। ठीक, उसके बाद हमारी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, इंफीरियर थायराइड वेन ड्रेन द ब्लड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड डाउन इनटू द ब्रैकियोसेफेलिक वेन। फाइनली ये अपने को कहाँ दे देते हैं, यहाँ। तो ये कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, जस्ट थाइमस और इसके बीच में, आपको पता है ये है आपका क्या, ट्रैकिया। और ट्रैकिया पे थायराइड ग्लैंड लगी हुई है, तो ये इसी को सप्लाई करती है। तो आपको याद रखना है ये जो छोटे स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी इंफीरियर थायराइड वेन, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, फिर थर्ड है आपकी राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ये है आपकी यहाँ पर मिलेगी दोनों तरफ। ठीक, ये हो गई थर्ड और ये हो गई थर्ड। तो ये आपको वेन्स क्लियर हुई, इनकी लोकेशन बनाने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे इनके अरेंजमेंट है। ठीक है, बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर पाइपलाइन जा रही है, और उस क्रॉस सेक्शन के बाद आपको ऊपर जाके छत पे जाके दिख रहा है कि ये पाइप किस फ्लैट पे जा रहा है, ये पाइप किस फ्लैट में जा रहा है, और दोनों फ्लैटों में कौन कौन सा जा रहा है, इस तरीके से सोचिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 वेन हो गए हमारे, और तीनों वेन जो है वो पेयर्ड है। अगर आप देखें इंफीरियर थायराइड वेन भी आपकी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्लियर। फिर आपके आते हैं नर्व। नर्व टोटल कितनी है, 5। नर्व कितनी है, 5 याद रखनी है। तो पहले आती है आपकी राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या है, C3 C4 C3 C4 C5, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये कहां पर आएगी आपकी, ये रही। ठीक है, ये हो गया आपका लंग्स के और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बीच में यहाँ पर। ठीक है, और सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा, क्लियर। फिर इसके बाद आती है आपकी वेगस नर्व। ठीक है, ये इसके जस्ट पास में होती है 2 नंबर, और इसके जस्ट पास में ये हो गई आपकी 2 नंबर। ठीक है, इसको इससे जोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये ऊपर नीचे है। यहाँ देखेंगे वेगस नर्व इसके ऊपर है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके नीचे है ना, ये ऊपर नीचे नहीं है। अरेंजमेंट बिल्कुल आप बुक में नोटिस करिएगा, बीडी चौरसिया या विशाल में इनकी जो लोकेशन है वो रिवर्स है। ठीक है, आपके क्या कहते हैं राइट साइड में अलग है और लेफ्ट में अलग है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपकी सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक कहाँ पर है आपका,
ये आपको देखना पड़ेगा। मेन है सिंपैथेटिक ट्रंक आपका, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों तरफ, ये इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक ट्रंक। क्लियर, दोनों तरफ, ये भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मिलेगा सिंपैथेटिक ट्रंक। आपकी वर्टिब्रल बॉडी, ये क्या है, वर्टिब्रल की बॉडी है कि दोनों के कॉर्नर पे, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर है आपका फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक है। यहाँ पर थोरेसिक नर्व कौन सा रहेगा, आपकी ये वाले स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट थोरेसिक नर्व और सिंपैथेटिक ये दोनों पास पास रहेंगे, थ्री थ्री, तो इनके बीच में आर्टरी और वेन आती है। क्लियर। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे आपका रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व क्यों याद रखनी है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी केवल। कहाँ पर मिलेगी, लेफ्ट साइड में। ये जो स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि ये देखिए राइट साइड में नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है, आर एल एन, या जिसको मैं देता हूँ फिफ्थ नंबर, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व केवल लेफ्ट साइड में मिलेगी मेरे को, है ना। क्यों, क्योंकि जो राइट साइड वाली है वो लूप अंडर द सबक्लेवियन आर्टरी एट द रूट ऑफ द नेक। तो यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे की तरफ छुप जाएगी ये, है ना, राइट साइड वाली। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गए आपकी नर्व, टोटल नर्व कितनी हो गई, 5। धीरे धीरे देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया, है ना। अब बात करते हैं लिम्फेटिक्स की। तो लिम्फेटिक में यहाँ पे आपको थोरेसिक डक्ट विजिबल होगी। थोरेसिक डक्ट कहाँ पर है, आपको यहाँ पर मिलेगी, ये भी लेफ्ट साइड में मिलेगी, ठीक, लेफ्ट साइड में। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये हो गया आपका थोरेसिक डक्ट, ठीक। और 3 मसल मिलेंगी, स्टर्नोहायोड, स्टर्नोथायरॉइड और प्रीवर्टिब्रल। प्रीवर्टिब्रल पहले देख लेते हैं, प्रीवर्टिब्रा यानी वर्टिब्रा से पहले। तो ये आपको ये मसल दिख रही है, ये, ठीक है। मसल के नाम क्या है, लॉन्गस सर्विसेस या लॉन्गस कोलाई बोलते हैं, सिट अगेंस्ट द वर्टिब्रा यहाँ पर, ठीक है। ये मसल्स क्लियर हुए, लॉन्गस कोलाई। इसके बाद कौन सी मसल थी हमारी, स्टर्नोहायोड और स्टर्नोथायरॉइड। तो ये आगे की तरफ हो गई स्टर्नोहायोड फर्स्ट नंबर, और ये हो गई स्टर्नोथायरॉइड मसल, ठीक है। तो ये हमारी मसल हो गई, एस एच एस टी एच। ये क्लियर हुआ मसल्स की लोकेशन। तो यहाँ पे हमें मसल्स भी पता चल गई इस स्ट्रक्चर में। अब लास्ट में आप इसको समरी ऑफ क्राउडेडनेस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ये पूरा क्राउड बन चुकी है। अब आप याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए हमेशा याद रखिए जब प्रैक्टिस करें तो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में चले, यानी एंटीरियर डायरेक्शन ये है और पोस्टीरियर डायरेक्शन आपकी ये है। तो सबसे पहले आप किसको मार्कआउट करें, वेन्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या विजिबल है, सबसे पहले वेन्स, ब्रैकियोसेफेलिक एंड सुपरफिशियल। फिर उसके बाद मेजर स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहे हैं, आर्टरी। फिर क्या दिख रहा है आपको, ट्रैकिया। थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है, ट्रैकिया। फोर्थ पे क्या दिख रहा है, ईसोफेगस। और फिफ्थ पे क्या दिख रहा है, वर्टिब्रा, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट आपको याद रखना है। आर्टरीज के आसपास ही आपको क्या मिल रही है, ज्यादातर जहां जहां आर्टरी है वहां आप देख रहे हैं, जहां जहां आर्टरी है वहां वहां नर्व है, जहां जहां आर्टरी है वहां वहां नर्व है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम ये टॉपिक एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से डिवाइड करके वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब बाद में इसका एक क्लिनिकल पार्ट दे रखा है, उसको बोलते हैं थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम या टॉस या टिस, डिपेंड करता है कि एनाटॉमी के हिसाब से पूछा है या क्लिनिकल के हिसाब से। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोल दो या थोरेसिक इनलेट, ठीक। अब यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल रीजन टू स्टडी दिस एरिया बिकॉज द स्पेस इज टू टाइट। टू टाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कवर करके रखता है। टाइटनेस क्यों है, जिससे कि अपेक्स ऑफ प्लूरा वहां से, अपेक्स ऑफ लेग्स का प्लूरा वहां से आउट ना हो, ठीक है। नर्व टू योर आर्म एंड सबक्लेवियन वेसल्स कैन इजीली बी कंप्रेस्ड, ठीक। दिस लीड्स टू थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम कॉल्ड स्कैलिनस एंटीरियर सिंड्रोम, ठीक है। कौन सी मसल, स्कैलिनस एंटीरियर। और सर्वाइकल रिब सिंड्रोम भी इसको हम बोल देते हैं। कल्प्रिट यहाँ पर कौन है, कल्प्रिट इसको करवाने के लिए या तो एक्स्ट्रा रिब डेवलप हो जाए जिसको सर्वाइकल रिब बोलते हैं, या स्केलिन मसल में टाइटनेस आ जाए, या कॉलर बोन का फ्रैक्चर हुआ और उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम इकट्ठा हो जाने से वहां पर हीलिंग के बाद वो स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रेक्चर बन जाए, है ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर टाइटनेस आ जाए, उसके आसपास काफी सारा कनेक्टिव टिश्यू इकट्ठा हो जाए। तो ये जो फ्रैक्चर है वो पिंच करेगा इन स्ट्रक्चर्स को। और जब आपको पता है आपकी नर्व कंप्रेस होती है तो आपके अंदर क्या आता है, नमनेस, पेन, कोल्डनेस इन द हैंड, क्योंकि ब्लड वेसल, क्योंकि किन दो चीजों को, ये ब्रैकियल प्लेक्सस को करेगा तो आपको नमनेस और पेन फील होगा, और सबक्लेवियन ब्लड सप्लाई को करेगा तो कोल्डनेस फील होगी, ठीक है।
यहाँ पे आपके ये पॉइंट है जो अफेक्टेड रहेंगे इस डायग्राम में, आप देख सकते हो स्कैलिनस एंटीरियर पोस्टीरियर, लेकिन यहाँ पे कौन सी वाली मसल काम आ रही है, स्कैलिनस, ठीक है। तो यहाँ पर नमनेस, टिंगलिंग या पेन सेंसेशन होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ब्रैकियल प्लेक्सस का जो लोअर ट्रंक है वो यहाँ से पास होता है, और उस पर जब कंप्रेशन बनेगा तो आपकी मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म और हैंड में स्मॉल मसल की विजिटिंग मिलेगी, यानी वो ठीक से जब नर्व सप्लाई नहीं होगी तो वीकनेस आने लगेगी। दूसरा, सबक्लेवियन आर्टरी के कंप्रेशन से इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, है ना, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पालोर और कोल्डनेस। वीक रेडियल पल्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, रेडियल पल्स भी ऐसे पेशेंट की वीक हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने लगते हैं थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम बोले या थोरेसिक आउटलेट क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर एपर्चर या थोरेसिक आउटलेट को। अगेन अब कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटलेट और इनलेट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि एनाटॉमी में कंसेप्ट अलग है और क्लिनिकल में अलग है। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।